स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देश को जाने जापान। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा में हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इस देश की अधिकृत भाषा में इसे निप्पॉन कहते हैं, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित है। पश्चिम की ओर से ये सी ऑफ जापान से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर में सी ऑफ ओखोत्स्क से लेकर दक्षिण में ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी और ताइवान तक फैला हुआ है। जापान की पॉपुलेशन लगभग 126 मिलियन है और पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में ये 11th रैंक पर है। इसके साथ ही 332 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ जापान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। इसकी कोस्ट लाइन 29,751 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की 6th लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। टोक्यो इस देश की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा योकोहामा, ओसाका, नागोया, सपोरो, फुकुओका, कोबे और क्योटो बड़े शहरों में शामिल हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज और करेंसी येन है। ये तो था जापान के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं जापान को विस्तार से। जियोग्राफी ऑफ जापान। दोस्तों, जापान में 6,852 आइलैंड्स शामिल हैं। इन द्वीपों में उत्तर से दक्षिण तक 4 प्रमुख द्वीप हैं: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होन्शु 4 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद क्रम में होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू द्वीप आते हैं। इनके अलावा जापान में कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनमें ओकिनावा और नानपो आइलैंड्स शामिल हैं। एक साथ इन्हें अक्सर जापानीज आर्किपेलागो यानी कि द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। जापानी द्वीप समूह में 65% से अधिक एरिया में फॉरेस्ट्स हैं और करीब 15% एरिया में खेती होती है। जापानीज लैंडस्केप समतल भूमि नहीं है। यहाँ के 80% भूमि की सतह पहाड़ियों से युक्त है। इसके साथ ही जापान के मध्य भाग में 3000 मीटर से ऊपर की ऊंची माउंटेन रेंजेस नॉर्थ से साउथ तक 300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये पर्वत श्रृंखला होन्शु आइलैंड को 2 भागों में विभाजित करती है। इन्हें जापानीज एल्प्स के रूप में जाना जाता है और अक्सर इन्हें द रूफ ऑफ जापान भी कहा जाता है। इन माउंटेन रेंजेस के 3 पार्ट्स हैं। पहला नॉर्दर्न एल्प्स, जिसे हीडा माउंटेन भी कहते हैं। दूसरा सेंट्रल एल्प्स, जिसे कीसो माउंटेन कहते हैं। और तीसरा सदर्न एल्प्स, जिसे अकाइशी माउंटेन कहते हैं। देश के पहाड़ी इलाके आबादी के बसने के लिए प्रतिबंधित हैं, इसलिए मुख्य रूप से कोस्टल एरियाज की तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी अधिक है। होन्शु आइलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वहीं होकाइडो की सबसे कम। जापान में केवल कुछ ही लो लैंड एरियाज हैं। होन्शु के ईस्ट कोस्ट पर कांटो प्लेन्स सबसे विस्तृत प्लेन्स हैं। टोक्यो और योकोहामा शहर इसी कांटो प्लेन्स पर स्थित हैं। देश की राजधानी टोक्यो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। इन फीचर्स के साथ साथ जापान में कई एक्टिव और डोर्मेंट वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनमें 12,388 फीट की ऊंचाई के साथ माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट फूजी होन्शु आइलैंड पर स्थित है और अपने ग्रेसफुल कोनिकल शेप के लिए जाना जाता है। हालांकि माउंट फूजी एक एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन आखिरी बार ये साल 1707 में इरप्ट हुआ था। जापान का टेरिटोरियल एरिया लगभग 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अपने छोटे आकार के बावजूद पृथ्वी के लगभग 10% सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनोज जापान में मौजूद हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित होने की वजह से जापान अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शंस के लिए काफी संवेदनशील देश है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के रिम के आसपास का एक क्षेत्र है, जो एक घोड़े की नाल के आकार का दिखता है, और ये ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। जापान में लगभग 111 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। अगर नॉन एक्टिव वोल्केनोज को भी जोड़ लें तो इनकी कुल संख्या 440 के आसपास है। क्यूशु आइलैंड को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक्टिव वोल्केनोज की बड़ी श्रृंखला मौजूद है, जिनमें माउंट कुजू और माउंट आसो शामिल हैं। हर सदी में कई बार विनाशकारी भूकंप और सुनामी आते हैं। 1923 में टोक्यो भूकंप में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे।
इसके अलावा 1995 में ग्रेट हानशिन भूकंप और 2011 के टोहोकू भूकंप यहां घटित प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में शामिल हैं। जापान की नदियां आमतौर पर छोटी और तेज गति वाली होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदियां होकाइडो की टेशियो और इशिकारी नदी हैं। इसके अलावा होन्शु की किटाकामी, टोने, शिनानो, कीसो नदियां और क्यूशु की चिकुगो नदी है। नॉर्थ ईस्ट के वॉल्केनिक एरियाज की कुछ नदियां एसिडिक नेचर की होती हैं और इरिगेशन या अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसके साथ ही यहाँ पर साइकाडो खूबसूरत झीलें यानी कि लेक्स हैं, जो इस देश को महान पर्यटन स्थल बनाती हैं। अधिकांश झीलें रोलिंग हिल्स और फॉरेस्ट से घिरी हुई हैं। क्योटो सिटी के नॉर्थ ईस्ट में स्थित लेक बीवा लगभग 4 मिलियन साल पुरानी और जापान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। नॉर्दर्न जापान में स्थित लेक हाचिरो यहाँ की दूसरी बड़ी झीलों में से एक है। इसे हाचिरोगाता रेगुलेटिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री तल से 4 मीटर नीचे स्थित हाचिरोगाता जापान का सबसे लोएस्ट नेचुरल पॉइंट भी है। इनके अलावा प्रसिद्ध लेक्स में नाम आता है फूजी 5 लेक्स का। फूजी 5 लेक्स माउंट फूजी के बेस पर स्थित एक क्षेत्र का नाम है। ये नाम इस तथ्य से आता है कि माउंट फूजी के पिछले विस्फोटों से इन 5 झीलों का निर्माण हुआ है। इनमें लेक कावागुची, लेक मोतोशु, लेक साई, लेक शोजी और लेक यामानाका शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम जापान के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट मुख्य रूप से टेम्परेट नेचर का है। यहाँ का तापमान आमतौर पर माइल्ड नेचर का होता है, लेकिन नॉर्थ से साउथ तक काफी वेरी करता है। उत्तरी भाग दक्षिण की तुलना में अधिक ठंडा रहता है। सबसे नॉर्दर्न रीजन होकाइडो में ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जिसमें लंबी और ठंडी सर्दियां और बहुत गर्म से सामान्य गर्मियां रहती हैं। वैसे तो इन इलाकों में वर्षा ज्यादा नहीं होती, लेकिन आइलैंड आमतौर पर सर्दियों में गहरे स्नो बैंक्स विकसित करते हैं। होन्शु के वेस्टर्न कोस्ट पर सी ऑफ जापान क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट सर्द हवाएं सर्दियों के दौरान हैवी स्नोफॉल लाती हैं। इसके साथ ही गर्मियों में फोएन के कारण इस क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक गर्म तापमान का अनुभव होता है। फोएन एक प्रकार की सूखी और गर्म हवा होती है, जो एक माउंटेन रेंज के उत्तरी ढलान की तरफ बहती है। पैसिफिक कोस्ट में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहां कभी कभी स्नोफॉल और साउथ ईस्ट सीजनल विंड के कारण ह्यूमिड समर्स का अनुभव होता है। इसके साथ ही ryukyu और नैनपो आइलैंड्स में वार्म विंटर्स और हॉट समर्स के साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। इन क्षेत्रों में लगभग 100 से 250 सेंटीमीटर के बीच भरपूर मात्रा में वर्षा होती है। खासकर रेनी सीजन के दौरान पर्याप्त वर्षा और टेम्परेट क्लाइमेट समृद्ध जंगलों और शानदार वनस्पतियों का उत्पादन करते हैं। यहाँ की वेजिटेशन नॉर्थ में कोनिफेरस फॉरेस्ट से लेकर साउथ में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तक भिन्न होती हैं। सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मैंग्रोव्स, सीकड्स और फर्न ट्रीज पाए जाते हैं और कोनिफर्स क्षेत्रों में स्प्रूस और फर्स जैसी स्पीशीज प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। जापान के एशिया मेनलैंड से अलग होने के बावजूद क्लाइमेटिक जोन्स की विस्तृत श्रृंखला की वजह से यहाँ हाई वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ लगभग 130 लैंड मैमल स्पीशीज और 600 से अधिक बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। लैंड मैमल्स में सबसे बड़े 2 बेयर्स यानी कि भालू पाए जाते हैं। यूसुरी ब्राउन बेयर होकाइडो में पाया जाता है और एशियन ब्लैक बेयर होन्शु, क्यूशु और शिकोकू के पहाड़ी इलाकों में रहता है। जापान के सबसे प्रसिद्ध मैमल्स में जापानीज मैकैक हैं, जिसे वर्ल्ड के मोस्ट नॉर्दर्नली मंकी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जापान का ईस्टर्न कोस्ट दुनिया के मेजर फिशिंग जोन्स में शामिल है। नॉर्थ से कोल्ड ओशन करंट्स और साउथ से वार्म ओशन करंट्स देश के ईस्टर्न कोस्ट पर मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ घना कोहरा रहता है और तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं। देश की माउंटेन टोपोग्राफी होने के कारण यहाँ कृषि की विशेषता बड़ी संख्या में छोटे और असक्षम खेत हैं। देश की प्रमुख फसल चावल है। अन्य महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में व्हीट, बार्ली, पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और टी शामिल हैं। हालांकि देश की बढ़ती डिमांड फूड इंपोर्ट से भी पूरी की जाती है। दोस्तों, जितनी आकर्षक जापान की जियोग्राफी है, उतना ही विस्तृत यहाँ का इतिहास है। आइए एक नजर डालते हैं जापान के इतिहास पर। हिस्ट्री ऑफ जापान। जापान के शुरुआती लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। इस द्वीप समूह पर पहले मानव निवासी की जानकारी लगभग 30,000 BC के आसपास अपर पेलियोलिथिक पीरियड से मिलती है। लेकिन जापान का पहला लिखित इतिहास 1st और 2nd सेंचुरी की चाइनीज बुक ऑफ हान में देखने को मिलता है। यहाँ की प्रीहिस्टोरिक और क्लासिकल युग को जोमो, यायोई, कोफन, नारा
और हियन काल के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक शताब्दियों में चाइना और कोरिया के साथ संपर्क होने की वजह से जापान में गहरा परिवर्तन आया था। 538 एडी में कोरिया के बेशके किंगडम से जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। इसके साथ ही बुद्धिज्म का विकास मुख्य रूप से चाइना से प्रभावित था। इसके बाद फ्यूडल एरा की शुरुआत हुई, जो सैमुराई के प्रभुत्व की विशेषता थी। सैमुराई योद्धाओं का एक शासक वर्ग हुआ करता था। 1185 में ताइरा नामक कबीले की हार के बाद सैमुराई ने कामाकुरा शहर में एक मिलिट्री गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसे शोगन के नाम से जाना जाता है। इस दौर में आधिकारिक तौर पर सम्राट के नाम पर शोगन देश पर शासन करते थे। कामाकुरा काल में ही यहाँ बौद्ध धर्म के ज़ेन स्कूल की शुरुआत हुई, जो कि महायान बुद्धिज्म से संबंधित है। 1274 और 1281 में मंगोल लीडर कुबलाई खान ने जापानीज द्वीप समूह पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कामाकुरा शोगनेट ने मंगोल आक्रमण को खदेड़ दिया। फ्यूडल एरा में कामाकुरा पीरियड के बाद मुरोमाची पीरियड और सेंगोकू पीरियड शामिल थे। इसके बाद अर्ली मॉडर्न जापान की शुरुआत लगभग 1600 में ईडो पीरियड 1600 से 1868 के साथ हुई, जब जापान टोकुगावा शोगनेट के शासन के अधीन था। इस अवधि में आधुनिक जापान का आर्थिक विकास शुरू हुआ। सेंगोकू काल की अराजकता से उभरकर एडो काल की विशेषता सख्त सामाजिक व्यवस्था, विदेश नीतियां, शांति और एक स्थिर आबादी थी। इस काल की समाप्ति मेजी रेस्टोरेशन के साथ हुई, जिसने जापान में इंपीरियल रूल की स्थापना की। जापानीज एम्पायर या इंपीरियल जापान एक ऐतिहासिक महान शक्ति थी, जो 1868 में मेजी रेस्टोरेशन से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने तक अस्तित्व में रही। एम्परर मेजी जापान के 122nd एम्परर थे। मेजी एरा 1868 से 1912 जापानीज एम्पायर का पहला भाग था। इस दौर में जापान फ्यूडल सोसाइटी को छोड़कर एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के नए प्रतिमान और वेस्टर्न कंट्रीज से प्रभावित होकर एक महान शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आता है। इस दौर में अपनी सैन्य शक्ति का परिचय देते हुए जापान ने 1894 में साइनो जापानीज वॉर और 1904 में हुए रूसो जापानीज वॉर को जीता। इन वॉर्स में जीत से जापान ने ताइवान, कोरिया और साखलिन के दक्षिण हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। मेजी पीरियड के बाद 1912 से 1926 तक ताइशो पीरियड आया। इस दौर में एलाइड पावर्स की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भागीदारी ने यहां अभूतपूर्व आर्थिक विकास को गति दी। युद्ध के बाद जापान ने लीग ऑफ नेशंस में अपनी सदस्यता भी सुनिश्चित की। दोस्तों, इस अवधि के बाद 1926 से 1989 तक शुआ पीरियड आया। इसके पहले 20 वर्षों की विशेषता एक्सट्रीम नेशनलिज्म और एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स की एक सीरीज थी। 1937 में जापान ने चाइना पर आक्रमण किया, जिससे सेकेंड साइनो जापानीज वॉर 1937 से 1945 की शुरुआत हुई। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने नए हथियारों के साथ जापान पर हमला करके इस युद्ध को समाप्त किया। इस दौर में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। 1940 में ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन कर जापान, जर्मनी और इटली के साथ एक्सिस पावर का हिस्सा बन गया था। इस दौरान जापान द्वारा अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर किए गए हमले और फिर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब की कहानी से तो हम सभी परिचित हैं। इसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया और सभी जीती हुई टेरिटरीज उससे वापस ले ली गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में जापान ने वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया और एक नया संविधान अपनाया। यहाँ एलाइड पावर्स का कब्जा 1952 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के साथ समाप्त हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ पीस विद जापान भी कहते हैं। इसके बाद 1956 में जापान को यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता भी प्रदान की गई। ये सब घटनाएं जापान के शोआ एरा के दौरान हुई। इसके बाद 1989 से 2019 तक हेसी पीरियड रहा और वर्तमान में जापान के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार रेवा एरा चल रहा है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2019 को एम्परर नारुहितो के शासन के साथ हुई। 1947 में संविधान के लागू होने और साथ ही आधुनिक जापान के गठन के बाद आइए हम इस देश की आगे की राज्य व्यवस्था को समझते हैं। पॉलिटी ऑफ जापान। जापान की सरकार में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शाखाएं शामिल हैं और ये लोकप्रिय सॉवरेनिटी पर आधारित है। सरकार 1947 में अपनाए गए जापान के संविधान द्वारा स्थापित ढांचे के तहत चलती है। जापान की राजनीति बाइकैमरल,
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की के रूप में गठित है, जिसमें एम्परर यानी कि सम्राट, हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट और कैबिनेट का हेड होता है। जापान का संविधान एम्परर को राज्य का प्रतीक और आम लोगों की एकता के रूप में परिभाषित करता है। वर्तमान में एम्परर नारुहितो जापान के सम्राट हैं, जिन्होंने 2019 में अपने पिता के स्थान पर सिंहासन ग्रहण किया था। वो इस देश के 126th एम्परर हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद की अवधि में जापान की राजनीति में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व रहा है। 1955 में सत्ता में आने के बाद से लगभग लगातार एलडीपी ही सत्ता में रही है और ये परंपरा रही है कि पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में फूमियो किशिडा जापान के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को 3 बुनियादी स्तरों में विभाजित किया गया है: नेशनल, प्रीफेक्चुरल और म्यूनिसिपल। यूनिटरी नेशनल गवर्नमेंट के नीचे 47 प्रीफेक्चर्स यानी कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। प्रत्येक डिवीजन इलेक्टेड गवर्नर और लेजिस्लेचर द्वारा देखे जाते हैं। म्यूनिसिपल सरकार का सबसे निचला स्तर है। दोस्तों, जापान एक हाईली डेवलप्ड कंट्री और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक महान शक्ति है। इसके साथ ही जापान विश्व के लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर में अपना स्थान सुनिश्चित करता है। वैसे तो फॉरेस्ट और मरीन रिसोर्सेज को छोड़कर जापान अन्य नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत कम संपन्न है। इसके बावजूद जापान आज दुनिया के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस में से एक बनने में कामयाब रहा है। तो आइए देखते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था और विकास को। इकोनॉमी ऑफ जापान। पहाड़ी इलाकों की वजह से जापान में एग्रीकल्चरल लैंड काफी सीमित है। 1990 से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी स्थिर रहा है। हालांकि कई वर्षों से एग्रीकल्चर सेक्टर का देश की जीडीपी में काफी योगदान रहा है। सरकार की कृषि नीति ने अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया है, लेकिन ये केवल राइस और स्वीट पोटैटो के लिए ही कारगर साबित हो पाया है। इस प्रकार वास्तव में देश की लगभग आधी फूड रिक्वायरमेंट इंपोर्ट के द्वारा पूरी की जाती है। इसके अलावा जापान अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए सी फूड्स पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जापान मछली उत्पादन में सबसे आगे है। अगर हम टिम्बर रिसोर्स की बात करें तो वैसे तो ये काफी व्यापक है, जिसमें ब्रॉडलीफ और कोनिफरस फॉरेस्ट शामिल हैं, लेकिन अधिकांश फॉरेस्ट एरिया पहुंच के बाहर माउंटेन टेरेन्स पर स्थित है। इसके अलावा माइनिंग यहाँ की इकोनॉमी की एक अनइम्पॉर्टेंट और डिक्लाइनिंग ब्रांच है। माइनिंग सेक्टर की पहचान छोटी और असक्षम खानों से होती है, जो आधुनिक पैमाने पर खनन विधियों के लिए उपयोगी नहीं है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन के अलावा 21वीं सदी की शुरुआत में मेटालिक ओर्स की माइनिंग में बहुत गिरावट आई थी। जापान का मुख्य मिनरल रिसोर्स कोयला है, जो कि काफी लो ग्रेड का होता है। क्योंकि जापान में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए आवश्यक मिनरल्स की कमी है, इसलिए आयरन ओर, कुकिंग कोल, मिनरल ऑयल, कॉपर, बॉक्साइट इत्यादि जैसे बेसिक मिनरल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई थी, इसलिए 20वीं शताब्दी रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्षों में से एक थी। युद्ध के बाद कई लैंड और लेबर रिफॉर्म्स लाए गए। इसके साथ ही एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की योजना तैयार की गई। उस दौरान बढ़ते इकोनॉमिक ग्रोथ की सबसे बड़ी विशेषता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तेजी से विकास था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैरायटी और एफिशिएंसी के साथ साथ एक्सपोर्ट ट्रेड पॉलिसी पर जोर दिया जाने लगा और जापानीज प्रोडक्ट्स की विदेशों में बढ़ती मांग के कारण देश को एनुअल ट्रेड सरप्लस मिलने लगा। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में इंपोर्टेड पेट्रोलियम की कीमत और लेबर कॉस्ट बढ़ने के कारण देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति थोड़ी धीमी पड़ने लगी और 1990 के दशक में आर्थिक विकास लगभग स्थिर हो चुका था और इसी वजह से इसे जापान में लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाता है। आज के समय में जापान दुनिया के प्रमुख शिप बिल्डर्स और ऑटोमेकर्स में से एक है। साथ ही क्रूड स्टील, सिंथेटिक रबर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, पल्प और पेपर, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे बुनियादी उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है। पिछले कई वर्षों से जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है और इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा का निर्माता है। जापान धीरे धीरे कंप्यूटर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, कंज्यूमर गुड्स सहित कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए विख्यात होने लगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, बेहतर उत्पादन प्रणाली के विस्तार और ट्रेड फ्लो में वृद्धि से जापानीज मैन्युफैक्चरिंग ने अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया और परिणाम स्वरूप देश का एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता चला गया।
वर्तमान में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापानीज येन अमेरिकन डॉलर और यूरो के बाद तीसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। 2020 तक जापान की लेबर फोर्स दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी है और इसमें लगभग 66.5 मिलियन वर्कर्स शामिल हैं। 2021 तक 2.8% के साथ जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है। दुनिया में कंपेटिटिवनेस और इकोनॉमिक फ्रीडम में इसका उच्च स्थान होने के साथ साथ ट्रैवल और टूरिज्म में जापान पहले स्थान पर है। 2019 में जापान की इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट्स लगभग $46 मिलियन थी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने जाना जापान देश के बारे में, जिसका आकर्षक लैंडस्केप, गहरा इतिहास और विकसित इकोनॉमी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस चर्चा से संबंधित आपके लिए कुछ है। पहला, वो कौन सा समुद्र है जो जापान को एशियन मेनलैंड से सेपरेट करता है? दूसरा, जापान से क्लोजेस्ट 5 कंट्रीज कौन सी हैं? और तीसरा, कौन सा स्ट्रेट जापान को रशिया से अलग करता है? तो आप इनके जवाब हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई